साइंस और टेक्नोलॉजी इनका आपस में बहुत ही पुराना रिश्ता है। इसी के चलते आज साइंस की नॉलेज और टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल में आने से आज हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना ली हैं जो कोई आम इंसान सपने में सोच भी नहीं सकता था। ग्रेविटेशनल फोर्स, सूरज और एस्टेरॉइड्स के आपस में टकराने की वजह से एक दिन हमारे इस धरती का जन्म हुआ था और धीरे धीरे यहाँ के हालात जीवन पनपने लायक बने और फिर जन्म हुआ इंसानों का। जब से इंसानों का जन्म हुआ है उसने अपने कल्चर और रहन सहन के मुताबिक अपनी सीमाएं बना ली जो कि आज तक चली आ रही हैं। और आज भी इतने एडवांस होने के बाद भी इंसान अपनी उस आदत यानी अपनी सीमाएं बनाने और उसकी रक्षा करने में अपनी बहुत सी एनर्जी को वेस्ट कर देता है। अब मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि सीमाएं होना या ना होना ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसलिए अलग अलग लोगों की इस पर अलग अलग राय हो सकती है और हमें सबकी राय का सम्मान करना चाहिए। वैसे आपका ज़मीनी सीमाएं यानी जियोग्राफिकल बॉर्डर्स पर क्या सोचना है, नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। इंसान की इस आदत की वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर एक ऐसा हथियार तैयार किया गया जो कि इंसानियत के भविष्य पर एक सवाल पैदा कर रहा है। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। आपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स के इतिहास के बारे में तो काफ़ी वीडियोस देख ली होंगी और उन सभी वीडियोस में आपको ये जानने को मिला होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने यूरेनियम से बने एक न्यूक्लियर बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिराया था। ये पहली बार था जब किसी देश ने किसी के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि अगर कभी आपके देश या आपके शहर में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो आप उस हमले में कैसे बच सकते हो। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक्सप्लोजन यानी धमाके और रेडियो एक्टिविटी काम कैसे करती है। एक्सप्लोजन यानी धमाके का मतलब है एनर्जी का रिलीज होना और हम जानते हैं कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स। यानी अगर आपको 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री तक और बढ़ाना है तो आपको 4.2 जूल्स एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की एनर्जी को हम टन्स ऑफ TNT में नापते हैं। 1 टन ऑफ TNT में करीब 4.184 इंटू 10 की पावर 9 जूल्स ऑफ एनर्जी होती है। और जो हिरोशिमा पर गिरा था वो बॉम्ब करीब 15,000 किलो टन ऑफ TNT की पावर वाला था। लेकिन फिर भी अगर उसकी आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ तुलना की जाए तो वो इनके सामने एक छोटा सा नमूना ही था। ये सभी बातें आपको जाननी ज़रूरी थी ताकि आप आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ताकत का अंदाज़ा लगा सको। अब बात करते हैं कि क्या होगा जब एक न्यूक्लियर विस्फोट होगा और आप उससे कैसे बच सकते हो। न्यूक्लियर ब्लास्ट के वक्त एक तेज रोशनी और जोरदार धमाके की आवाज़ आपके कान और आंखों के लिए खतरनाक है। लेकिन उस वक्त आपके लिए असल खतरे की बात होगी उस धमाके से निकले हीट और प्रेशर वेव्स, जिसमें धमाके की लगभग 80% एनर्जी होगी। ये न्यूक्लियर धमाके का सबसे पहला स्टेज है। एक 10 किलोटन TNT बॉम्ब के धमाके से लगभग 800 मीटर की दूरी में कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर आपके 800 मीटर या लगभग 1 किलोमीटर के अंदर भी न्यूक्लियर धमाका होता है तो आपका बच पाना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन अगर आप 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में हो तो वहाँ पर भी हीट और प्रेशर वेव्स का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपको तुरंत कहीं पर बेसमेंट वाली बिल्डिंग या कंक्रीट से बना कोई बंकर मिल जाता है तो आपके बचने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये बिल्डिंग्स और बंकर्स आपको ब्लास्ट के इनिशियल हीट और प्रेशर वेव से बचा सकते हैं। ये ब्लास्ट करीब 15 सेकंड तक चल सकता है, तो इस वक्त तक आपको टेबल या ऐसी ही किसी चीज़ के नीचे जाकर छुप जाना चाहिए ताकि अगर बिल्डिंग का मलबा गिरता है तो आप उससे बच सको। ये ब्लास्ट कुछ देर तक के लिए भूकंप भी ला सकता है, इसीलिए अगर आप किसी बंकर में हो तो भी आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस पहले स्टेज के बाद अब आपको अगला खतरा होगा रेडिएशंस का। न्यूक्लियर ब्लास्ट में मेनली 3 तरह की रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज रेडिएशंस। अल्फ़ा और बीटा रेडिएशंस किसी सॉलिड चीज़ के आर पार नहीं जा सकती, इसीलिए अगर आप किसी बिल्डिंग या बेसमेंट में हो तो आपको अल्फ़ा और बीटा रेडिएशन से ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर हो तो बीटा रेडिएशंस की वजह से आपकी स्किन, जो कि आपके कपड़ों से ढकी हुई नहीं है, वो जल सकती है। इन सभी रेडिएशंस में सबसे खतरनाक होती है गामा रेडिएशंस, जो कि आसानी से किसी भी सॉलिड्स के काफ़ी हद तक आर पार हो सकती है। ये गामा रेज आपके शरीर में आयनिक चेंजेस
यानी आपके डीएनए तक में बदलाव ला सकती है। या फिर ये गामा रेज आपके शरीर में कार्सिनोजेनिक एक्शन यानी कुछ सालों बाद कैंसर जैसे सेल्स डेवलप कर सकती है और बाद में और भी अलग अलग बीमारियां पैदा कर सकती है। इन रेडिएशंस का असर करीब 24 से 36 घंटों तक सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आपको करीब 48 घंटों तक भूल कर भी कहीं खुली जगह में नहीं जाना चाहिए। रेडिएशंस के साथ अब इस धमाके का तीसरा स्टेज चालू होगा, जो कि है फॉल आउट यानी आसमान से मलबों का बरसना। ये फॉल आउट करीब 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक फैल सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने पावर का न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इसीलिए ज़रूरी है कि आप उस बेसमेंट या किसी ऐसी ही जगह पर रहें ताकि आप इस फॉल आउट से बच सकें। अब आपको अपने सभी कपड़े उतार कर एक प्लास्टिक के बैग में सील करके रख देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके कपड़ों में रेडिएशन का असर हो और आप नहीं चाहोगे कि किसी सेफ जगह में पहुंच जाने के बाद भी कहीं से भी आप पर किसी रेडिएशन का असर हो। अपने कपड़े उतारने के बाद आपको सबसे पहले नहाना होगा और याद रहे आपको अपने शरीर को तेजी से और प्रेशर लगाकर नहीं रगड़ना है, क्योंकि इससे आपके शरीर पर लगे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आपके शरीर में जा सकते हैं। आपको अपने बालों और नाखूनों को अच्छे से साफ कर लेना है। इस वक्त तक चांसेस हैं कि आपके शहर के लगभग सभी मोबाइल टावर्स और नेटवर्क वाली सभी चीज़ें खत्म हो चुकी होंगी। इसीलिए आप जिस भी बिल्डिंग में हो ट्राई करो कि वहाँ कोई रेडियो मिल जाए और आप हमेशा उस रेडियो पर हर फ्रिक्वेंसी को चेक करते रहो, क्योंकि किसी भी फ्रिक्वेंसी पर आपको मदद मिल सकती है। रेडियो फ्रिक्वेंसीज जैसे 98.5 और 91.1 हर्ट्ज जैसी बहुत सी फ्रिक्वेंसीज पर रेडियो स्टेशंस चलते हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान आर्मी या डिफेंस इमरजेंसी के लिए किसी नई फ्रिक्वेंसी पर मदद और इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करती है। आपको उस बेसमेंट में अब करीब 3 से 4 दिन हो चुके हैं। ऐसे में आप सोचोगे कि अब बाहर जाना सेफ रहेगा, क्योंकि धमाका हुए काफ़ी दिन बीत चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस धमाके की वजह से बाहर तेज हवाएं और तूफान आ चुका होगा और उसमें अभी भी इतनी मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हैं। ऐसे में आपको करीब 2 से 3 हफ्तों तक उसी बिल्डिंग या बंकर में अपने आप को बंद करके रखना होगा। अगर आपको कोई ऐसी जगह पता है जो आपसे सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी पर है और आपको पूरा यकीन है कि धमाके के बाद वो जगह सुरक्षित होगी, तो आप 1 हफ्ते के बाद उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर जल्दी से जल्दी उस दूसरी बिल्डिंग में चले जाओ, क्योंकि अभी भी तूफान खत्म नहीं हुआ होगा और रेडिएशन का असर भी पूरे शहर में होगा। पूरी तरह से पैक होने के बाद भी चांसेस है कि आप पर रेडिएशन का थोड़ा असर होगा, जिससे आपको बुखार, उल्टी या ऐसी ही कोई रेडिएशन सिकनेस हो सकती है। अगर ऐसे में आपके पास पोटेशियम आयोडाइड यानी KI की गोलियां हैं, तो वो रेडिएशन सिकनेस को दूर करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। अगर आप किसी तरह 2 से 3 हफ्तों तक जिंदा रह जाते हो, तो अब आपके लिए बाहर निकलने का सही समय है। बाहर आते ही आपको कोशिश करना है कि आप याद कर सको कि ब्लास्ट किस डायरेक्शन में हुआ था और आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देना है। उम्मीद है कि तब तक कोई सरकारी मदद आप तक पहुंच जाए या फिर आप किसी सरकारी कैंप तक पहुंच जाओ, जहां आपको पूरी मेडिकल सुविधाएं मिल जाएंगी और आप इस न्यूक्लियर ब्लास्ट को सरवाइव कर जाओगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? और वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि सरहदें होनी चाहिए या नहीं। इस पर आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट करके जरूर